ससुराल आते ही अन्वी की बड़ी ननद नेहा ने उसे ताना देते हुए अपनी माँ से कहा कि माँ, तुमने क्या देखकर भाई की शादी की है। वहां ना तो हमारे स्वागत ढंग से हुआ और ना ही खाना अच्छा था। मेरे ससुराल वाले तो मुंह दबाकर हंस रहे थे। कोई बात नहीं बेटी, अब सबके बीच में तमाशा मत बनाओ, बाद में बात करेंगे। अन्वी की सास सरला जी ने धीरे से अपनी बेटी से कहा। तो नेहा बोली, क्या बात कर रही हो माँ, मेरे ससुराल वाले तो हम पर ही हंसेंगे ना। नेहा ने तुनक कर जवाब दिया। तभी अन्वी का छोटा देवर करण बोला, अरे दीदी, मम्मी को समझाने से कोई फायदा नहीं है। यह सब तो भाई और पापा का किया धरा है। मैंने तो मना भी किया था, किंतु पापा बोले शादी यही होगी, और पापा की बात का भैया ने भी विरोध नहीं किया, और अब परिणाम सामने आ ही गया है। अपने ननद और देवर की बात सुनकर अन्वी दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको याद आया कि जब उसके पापा ने आरव के पापा से बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि आप जितना खुशी से कर देंगे हमें मंजूर होगा। फिर आज ये सब लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अन्वी यह सोच ही रही थी कि तभी उसके पति आरव की आवाज आई, अरे नेहा, अपनी भाभी को कुछ खाने को पूछा कि नहीं। देख रही हो माँ, भैया को भाभी की इतनी चिंता होने लगी। अरे, अभी तो मैंने भी कुछ नहीं खाया है। कल वहाँ का खाना तो इतना खराब था कि एक निवाला भी गले से नहीं उतरा। मेरे पति तो नाराज ही हो गए थे। नेहा, ऐसे क्यों बोल रही हो। वैसे तो तुम कहती हो कि चटपटा खाने से तुम्हारे पति का पेट खराब हो जाता है। आरव ने हंसकर कहा। तो नेहा मुंह बनाते हुए बोली, देखा मम्मी, भाभी के घर में कदम रखते ही अभी से भैया के सुर बदल गए हैं। आरव समझ गया था कि नेहा और करण की बातें मम्मी पर असर कर चुकी है। उसने गहनों में सजी घूंघट में छिपी अपनी पत्नी अन्वी की ओर देखा और चुपचाप बाहर चला गया। घूंघट के अंदर आंसू बहाते हुई अन्वी को अपने पति आरव की बातें सुनकर तसल्ली हुई कि कोई तो है यहाँ उसकी फिक्र करने वाला। थोड़ी देर बाद आरव की बुआ की बेटी सोनाली अन्वी के पास आई और उसके हाथ में चाय और बिस्किट देते हुए बोली, लो भाभी, भैया ने भिजवाए हैं। बोल रहे थे कि अभी खाना बनने में समय लगेगा, तब तक यही खा लो। दीदी, मुझे भूख नहीं है, अन्वी ने दुखी मन से कहा। तो सोनाली बोली, भाभी, भैया ने बहुत प्यार से भिजवाए हैं। मैं जानती हूँ आपको मामी जी और नेहा दीदी की बातों का बुरा लग गया है। भाभी, इनकी बात पर ध्यान मत दो, यह तो ऐसे ही है। पता है, एक बार मम्मी को भी बहुत भला बुरा कह दिया था मामी ने, तब से वह भी यहाँ नहीं आती है। शादी में भी मुझे ही भेज दिया है। सोनाली की बात सुनकर अन्वी बोली, पर दीदी, मेरे पापा ने तो अपनी हैसियत के हिसाब से सब अच्छा ही किया था। क्या खाना वाकई बुरा था। नहीं भाभी, खाना तो बहुत अच्छा था, पर जिसकी आदत होती है वह तो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देता है। अभी आप यह खा लीजिए, और फिर कोई कुछ भी कहे, मामा जी और भैया तो कुछ नहीं कह रहे ना। दीदी, मुझे आज डर लग रहा है। बस यही लगता है कि कोई कुछ कह ना दे। अन्वी झुकते हुए बोली। तो सोनाली ने कहा, अरे भाभी, परेशान मत हो। अभी मैं 2-3 दिन यहीं रहूंगी। किसी दिन मम्मी आपको देखने के लिए आएगी, तब मुझे लेकर जाएगी। तब तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। वह दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी सरला जी वहां आ गई और अपनी भांजी सोनाली से बोली, सोनाली, भाभी के साथ बातें ही करती रहोगी या फिर कुछ काम भी करोगी। बाहर जाकर देखो, खाना शुरू हो गया है। खाने के लिए कोई छूट न जाए। मामी जी, भाभी ने भी तो कल से कुछ नहीं खाया है, उनके लिए भी खाना लगवा दो, सोनाली ने कहा। तो सरला जी आंखें फाड़कर बोली, तुम्हारी भाभी इस घर की बहू है। जब तक बड़े नहीं खा लेते तो वह कैसे खा लेगी। ससुराल के कुछ तौर तरीके भी होते हैं। तुम जाकर अपना काम करो। जी मामी जी, सोनाली ने बहस करना उचित नहीं समझा और चुपचाप कमरे में से बाहर चली गई।
सोनाली के जाते ही सरला जी अपनी बहू अन्वी के पास आई और धीरे से बोली, बहू, तुम अभी नई नई आई हो तो कौन कैसा है तुम्हें नहीं पता, इसीलिए थोड़ा सावधान रहना। सब तुम्हें मेरे और इस घर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे। तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना। अन्वी कुछ नहीं बोली, पर जब से आई थी सबकी सुन ही रही थी। रात हुई। अन्वी को सोने के लिए एक चारपाई दी गई। पिछली 2 रातों से जगी अन्वी को चारपाई पर लेटते ही कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह 5 बजे ही सासू माँ ने उठा दिया। बहू, यह तुम्हारा ससुराल है, जल्दी उठना सीख लो। आज उठा दिया है, आगे से याद रखना, घर में सबके उठने से पहले ही झाड़ू पोंछा हो जाना चाहिए। सरला जी ने रूप झाड़ते हुए कहा तो अन्वी डरते हुए बोली, जी माँ जी, कल से मैं जल्दी उठ जाऊंगी। कहने को तो यह अन्वी का अपना घर था, लेकिन थोड़ा देर में उजाला हो गया और अन्वी भी नहा धोकर तैयार हो गई। अकेले कमरे में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और कमरे से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तभी उसकी ननद नेहा कमरे में आई और अन्वी को गौर से देखते हुए बोली, भाभी, तैयार हो गई कि नहीं? जी दीदी, तैयार हूँ, अन्वी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। तो नेहा ने कहा, यही साड़ी है आपके पास या कोई दूसरी भी है? लगता है सारे काम बस सस्ते में ही निपटा दिए हैं। अरे नहीं दीदी, मेरे पास और भी साड़ियाँ हैं, आप जो कहेंगी मैं वही पहन लूँगी। अन्वी ने प्यार से कहते हुए अपना सूटकेस खोल दिया। तो नेहा ने एक सरसरी निगाह सूटकेस पर डाली और बोली, ठीक है, यही पहने रहो। और सुनो, आज तुम्हारी पहली रसोई है, थोड़ी देर बाद रसोई में आकर खीर बना लेना, बाकी खाना घर की औरतों ने बना दिया है। इतना कहकर नेहा वहां से चली गई। उसके जाते ही अन्वी की धड़कन तेज हो गई। खीर बनानी है, बना लूंगी। पापा हमेशा बोलते थे कि अन्वी खीर बहुत अच्छी बनाती है। पापा को याद कर अन्वी रो पड़ी। पापा को मेरे ना रहने से कितनी परेशानी हो रही होगी। अब घर के और बाहर के सारे काम उन्हें ही करने पड़ेंगे। मम्मी भी तो मेरे बिना बाजार नहीं जाती थी, और मेरा छोटा भाई कितना अकेला हो गया होगा। अपने घर वालों को याद कर अन्वी रोती जा रही थी। तभी सोनाली वहां आ गई। अरे भाभी, तुम रो क्यों रही हो? घर की याद आ रही है क्या? समझ सकती हूँ, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारी छोटी बहन, तुम्हारी सहेली। दीदी, मुझे रसोई का नहीं पता कहाँ पर है, कमरे से बाहर निकलने में डर लग रहा है, अन्वी ने कहा। तो सोनाली बोली, अरे भाभी, इतना क्यों डर, चलो मैं चलती हूँ। अन्वी सोनाली के साथ रसोई तक पहुँच गई और जाकर खीर बनाई। सबको खाने के साथ खीर भी परोसी गई। सबने खीर खाई और खूब तारीफ की। अन्वी के ससुर महेश जी ने खीर खाकर अपनी प्यारी बहू को सोने की अंगूठी दी। तो अन्वी की ननद नेहा की नजर उस पर अंगूठी पर थी। उसने अपनी माँ सरला जी से कहा, माँ, भाभी ने हमें तो कुछ नहीं दिया। अरे मांग लो अपनी भाभी से, जो कुछ भी चाहिए, मना थोड़ी करेगी, आखिर इकलौती ननंद हो तुम, सरला जी ने कहा। तो अन्वी का छोटा देवर करण बोला, मम्मी, मुझे भी कुछ नहीं मिला। आज सुबह ही मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई के ससुराल से तुझे क्या मिला है। अरे देखो, यही समय है, जो चाहिए ले लो, फिर क्या पता आगे मिले या ना मिले, सरला जी बोले। तब तक महेश जी भी आ गए और बोले, नेहा, तुम्हारे लिए मैंने अलग से सोने की अंगूठी बनवाई है, भाभी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और कारण, तुम अपने दोस्तों से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? घर में अब तुम्हारी भाभी आ गई है, इससे बड़ा तोहफा और क्या चाहिए तुम्हें? कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे कुछ बोले। महेश जी कमरे से बाहर चले गए। महेश जी के जाते ही नेहा ने रोना शुरू कर दिया। मम्मी, भाभी के आते ही पापा इतने बदल जाएंगे, यह तो हमने सोचा भी नहीं था। देखा, अभी भाभी का आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और पापा ने उनके आगे हमारी इतनी बेइज्जती कर दी। नेहा बोलती जा रही थी। तभी उसका छोटा भाई करण भी बोला, अरे मुझे तो पहले ही पता था कि भाभी के आने के बाद
पापा जी ऐसे ही पलटी मारेंगे। और वैसे भी सबको पता है कि पापा को शुरू से ही भैया की ज्यादा पसंद रहे हैं। इन सब की बातें सुनकर अन्वी को लगा कि उसका सिर फट जाएगा। उसने अपने हाथ की 2 उंगलियों में से एक उंगली निकाली और नेहा की ओर बढ़ा दी। दीदी, मेरी तरफ से यह अंगूठी आपके लिए है, आप ले लो। नहीं चाहिए मुझे यह अंगूठी, आपके ससुर जी को बुरा लग जाएगा। दीदी ऐसा मत बोलिए, वह पहले आपके पापा है, फिर मेरे ससुर। यहाँ की हर चीज पर पहले आपका हक है। रहने दो भाभी, मुझे मत समझाइयो। इतना कहकर नेहा पैर पटकती हुई वहां से चली गई और अन्वी डरी सी अपने देवर करण से बोली, देवर जी, आपके लिए मेरे पापा ने घड़ी मंगवाई है, पर आप मुझे अभी तक मिले ही नहीं, इसीलिए नहीं दे पाई। चलिए मैं आपको दे देती हूँ। रहने दो भाभी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अपनी कमाई से खरीदूंगा। करण के तेवर देखकर अन्वी आगे एक शब्द भी नहीं बोल सकी। वहीं दूसरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा आरव सारा तमाशा देख रहा था। वह उदास मन से घर से बाहर निकल गया। रात के 10 बजे सरला जी की आवाज आई, सोनाली, अपनी भाभी को उनके कमरे तक पहुंचा दो। तो सोनाली अन्वी को उसके कमरे तक छोड़ाई। आरव वहां पहले से ही मौजूद था। उसने अन्वी से कहा, अन्वी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इस कमरे में आकर हमेशा प्यार और सुकून ही मिलेगा। आज से मेरी पूरी जिंदगी पर तुम्हारा हक है। तो अन्वी धीरे से मुस्कुरा दी। आरव ने अन्वी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, अन्वी, हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना। मैं जानता हूँ कि तुमने कल से आज तक बहुत कुछ सुना है, हो सकता है आगे भी सुनना पड़े, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मम्मी और नेहा दीदी गुस्से से तेज है, उन्हें गुस्से को काबू करना नहीं आता और वही देखती है जो वह देखना चाहती है। पर तुम घबराना नहीं, अब यह घर मेरे साथ साथ तुम्हारा भी है और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सभी नादान है और सही गलत या फिर रिश्तों की अहमियत उसे अभी कुछ नहीं पता है। इस घर में जो लोग भी गलत है उनको तुम्हें सही बनाना है और वह भी प्यार से। जी, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, अन्वी ने कहा। तो आरव बोला, बस अन्वी, मुझे तुम्हारे जैसे जीवन साथी की तलाश थी। इतना कहकर आरव ने अन्वी के हाथ को चूम लिया। अगली सुबह अन्वी 5 बजे सोकर उठ गई। शादी वाला घर था, पूरा घर फैला हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि काम कहाँ से शुरू करे। फिर भी उसे जैसा समझ आए पूरे घर को झाड़ू पोंछा करके साफ सफाई की, नहा धोकर सभी के लिए नाश्ते की तैयारी की। अभी तक सब सो ही रहे थे। वह जाकर अपने कमरे में बैठ गई और सबके उठने का इंतजार करने लगी। तभी उसकी ननद नेहा की आवाज आई, मम्मी, इतनी सुबह सुबह नींद खराब कर दी। मेरे कमरे में पोंछा लगाने को किसने कहा था? कितना गीला पोंछा लगाया है। बेटा, पंखा चालू कर ले। अब यह सब भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। आवाज सुनकर आरव की भी नींद टूट गई और अन्वी कमरे से बाहर आ गई। क्या हुआ दीदी? अन्वी ने डरते हुए पूछा। तो नेहा चिल्लाते हुए बोली, जो कमरे में गंगा यमुना बहाई है उसकी बात हो रही है। अन्वी ने कमरे के फर्श पर नजर डाली और बोली, अभी सूख जाएगा दीदी, और आगे से मैं आपकी बात याद रखूंगी। कहकर नेहा किचन में नाश्ता बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद सोनाली वहां आई और अन्वी से बोली, भाभी, मुझे भी बता दीजिए क्या काम करना है। तो अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं करना दीदी, सारा काम हो गया है, आप भी नाश्ता कर लीजिए। ठीक है भाभी, आपके साथ ही कर लूंगी। अभी आप भैया को नाश्ता दे दीजिए और बर्तन मैं साफ कर लूंगी। अन्वी नाश्ता लेकर अपने कमरे में पहुंची तो आरव भी नहा धोकर तैयार हो चुका था और अन्वी का इंतजार कर रहा था। अन्वी ने नाश्ता टेबल पर रख दिया तो आरव बोला, तुम भी आओ ना, साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। तो अन्वी बोली, नहीं जी, अभी घर में नाश्ते के लिए कई लोग बाकी हैं, तुम भी तो सुबह से लगी हो। कहते हुए आरव ने एक निवाला अन्वी के मुंह में दे दिया। तभी नेहा आ गई और बोली, भैया,
आपको पापा बुला रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। नेहा नीचे चली गई, पर रसोई में जाकर उसने अपनी माँ सरला जी के आगे हंगामा कर दिया। देखो माँ, अभी हम भूखे पड़े हैं और भाभी भैया के साथ पेट पूजा कर रही है। क्या करे बेटा, समय बहुत खराब है। समझ में नहीं आता इसको क्या क्या सिखाना पड़ेगा। तभी वहां अनवी आ गई तो सरला जी उस पर भड़कते हुए बोली, बहू, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। ऊपर जाकर अपने पति के साथ खाना खाने लगी। यह भी नहीं देखा कि घर में बड़े लोग अभी भूखे बैठे हैं। आज के बाद अगर तुझे आरव के साथ खाना खाते देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं मम्मी जी, मैंने खाना नहीं खाया। वह तो आपके बेटे ने जबरदस्ती एक निवाला दे दिया था। अच्छा, मेरी बेटी झूठ बोल रही है क्या? बड़ी आई मुझसे झूठ बोलने वाली। बड़बड़ाते हुए सरला जी बाहर चले गए। अन्वी वहीं बैठकर आंसू बहाती रही। शाम को नेहा का पति उसे लेने आया तो नेहा अपने ससुराल चली गई। अगले दिन सुबह आरव की बुआ सुमित्रा जी अपनी बेटी सोनाली को लेने आए। अन्वी को देखकर सरला जी ने कहा, भाभी, आपकी बहू तो बहुत सुंदर है। तो सरला जी ने बोली, अरे, पसंद भी तो हम तुम्हारे भाई की है, पर अभी काम की समझ नहीं है। मुझे ही सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अगले दिन सुमित्रा बुआ सोनाली को लेकर चली गई। जाते समय सरला जी ने सुमित्रा जी को एक साड़ी और सोनाली को रुपए दिए, जो कि रिश्तों को देखते हुए बहुत कम थे। आखिर सोनाली ही थी जिसने शादी के 7 दिन पहले आकर घर का सारा काम संभाला था। उनके चलते चलते अनवी ने आरव से पूछकर एक साड़ी बुआ को और 5,000 रुपये दिए। सरला जी ने घर में तांडव मचा दिया और अनवी से कहने लगी, इतनी बड़ी हो गई है, अभी घर में ढंग से पैर रखा नहीं और अभी से मालकिन बनकर बैठ गई है। अभी 2 दिन नहीं हुए आए हुए और बुआ पर इतना प्यार आ गया है। तभी वहां अनवी के ससुर महेश जी आ गए और बोले, सरला, तुम किसी भी बात का जब तक तिल का पहाड़ ना बना दो तब तक तुम्हें चैन नहीं आता। जाओ बहू, तुमने जो किया वह ठीक किया। मैं तो तुम्हारी सास के स्वभाव के कारण अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर आज तुमने मेरी लाज रख ली। तुमने बहुत अच्छा किया बहू। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। अनवी अपने कमरे में चली गई। अनवी सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, नाश्ता बनाती। एक बहू को की जो जिम्मेदारियां थी वह सब बेखूबी निभा रही थी, लेकिन अनवी के हर काम में कमी निकालना सरला जी की आदत हो गई थी। थोड़े दिन बाद अनवी के पापा अपनी बेटी को लेने आए। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। अनवी अपने काम में लगी हुई थी और सरला जी पड़ोस में गई हुई थी। तभी अनवी को आवाज लगाते हुए सुबोध जी घर के अंदर चले आए। अरे पापा, आप आ गए। अनवी दौड़कर छोटे बच्चे की तरह अपने पापा से लिपट गई। कितना इंतजार किया आपका। आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। हाँ बेटा, तुम्हारे आने के बाद हमारा मन भी नहीं लग रहा था। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे आने का एक एक दिन गिन रही थी। बाकी सब लोग कहाँ हैं? मम्मी जी बगल में चाची के यहाँ गई है और पापा ऑफिस गए हैं। अनवी के पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसके पापा पहली बार आए थे। खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अभी चाय नाश्ता चल ही रहा था कि तभी सरला जी आ गई। समधी जी को सामने देखकर उनके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखाई दी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? अनवी के पापा सुबोध जी ने कहा। तो सरला जी बोली, ठीक है। आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही आया था बहन जी। शादी में कोई शिकायत तो नहीं रही? सुबोध जी ने सरला जी से पूछा। तो सरला जी मुंह बनाते हुए बोली, अरे भाई साहब, यह बात ना करें तो ही अच्छा है। अब जो होना था सो हो गया। अब शिकायत करने से क्या फायदा? यह सुनते ही सुबोध जी चुप हो गए। तो सरला जी बोली, आप आराम कीजिए। यह लोग तो शाम को ही मिलेंगे। जब तक अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो सुबोध जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं जी, जब तक आप लोगों के साथ है
तो उसे क्या दिक्कत हो सकती है। सरला जी अनसुना करके अपने कमरे में चली गई। पापा जी चलिए, मेरे कमरे में चलिए, वहाँ आराम कर लीजिए। अन्वी सुबोध जी को अपने कमरे में ले गई। बेटा, कोई परेशानी है क्या? चिंतित सुबोध जी ने अन्वी से पूछा। नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं है। मेरी सास का स्वभाव ही ऐसा है। आपने जो भी किया अच्छा किया। अन्वी ने सुबोध जी को परेशान देकर उनसे अपना दुख छिपा लिया। शाम को आरव और महेश जी के आने के बाद सुबोध जी ने सामान्य होते हुए कहा, भाई साहब, कुछ कमी रह गई हो तो माफ करना। अरे नहीं, आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया था। हमारा सौभाग्य है कि आपकी इतनी सुशील बेटी हमारे घर की बहू बनी। जी, यह तो इसका भाग्य है। कहते हुए सुबोध जी ने सरला जी की तरफ देखा तो वह मुंह बनाए खड़े थे। भाई साहब, मैं अन्वी को लेने आया हूँ। अगर 10-15 दिनों के लिए भेज दोगे तो हमें खुशी होगी। अरे क्यों नहीं, आप अन्वी को ले जाए। यह तो रिवाज है। अगले महीने की नवरात्रि में आरव अन्वी को लेने आ जाएगा। तो सरला जी फटाक से बोल पड़े, नवरात्रि के तो 20 दिन बाकी है। घर का काम कौन करेगा? मुझसे घर का काम नहीं होता। उसकी शादी हो चुकी है, उसे अपना घर पहले देखना है। ठीक है बहन जी, जैसा आप उचित समझे। अन्वी बेटा जाओ, तैयारी कर लो, कल सुबह जाना है। अन्वी अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे आरव भी आ गया। उसने अन्वी से कहा, अन्वी, यहाँ जो भी मम्मी ने कहा अपने घर जाकर पापा से मत कहना, वह दुखी हो जाएंगे। जी नहीं कहूँगी, विश्वास कीजिए। अगले दिन अन्वी अपने मायके आ गई। मम्मी पापा ने ससुराल में क्या हुआ जानने की कोशिश की, पर अन्वी अपनी बातों से एहसास दिलाती रही कि सब ठीक है। 10 दिन रहकर अन्वी वापस ससुराल आ गई। दिन ऐसे ही बीतते गए। अन्वी की शादी को 4 साल हो गए और अन्वी एक बच्चे की माँ बन गई थी। लेकिन ससुराल में उसकी परेशानियां कम ना हुई। एक दिन अचानक महेश जी को हार्ट अटैक आ गया और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब तो सरला की जुल्म और भी बढ़ गए थे। आरव भी बस चुपचाप देखता रहता, पर माँ को कुछ जवाब नहीं देता था। वह भी उल्टा अन्वी को ही समझा बुझाकर चुप करा देता। अब आरव के प्यार में भी वह बात न रही। अन्वी भी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। अन्वी का बेटा प्रशांत सारा दिन दादी के पास रहता। प्रशांत आखिर सरला जी के कुल का दीपक था, इसीलिए उसे सीने से लगाए घूमती रहती थी। असर यह हुआ कि प्रशांत भी दादी की जुबान बोलने लगा। शुरू में तो सब हंसी खुशी में चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे प्रशांत बदतमीज हो गया। अपनी माँ के साथ बदतमीजी से बात करता और आरव उसे दादी पोते का प्यार समझकर चुप रहता, और अगर कभी कुछ कहता भी तो सरला जी अपने पोते का पक्ष ले लेती। समय बीता। अन्वी के देवर करण की भी शादी हुई तो करण की पत्नी पूजा पहले दिन से ही अपनी जेठानी अन्वी की हालत देखकर सतर्क हो गई। वह अन्वी की बहुत इज्जत करती थी और सरला जी को तनिक भी भाव नहीं देती थी। सरला जी की अपनी छोटी बहू पूजा को कुछ कहने की हिम्मत न होती और अपना सारा गुस्सा अन्वी पर उतार देती। बस इसी तरह दिन गुजरते रहे। प्रशांत जवान हो गया और उसकी नौकरी भी लग गई, तो रिश्ते आने शुरू हो गए और बहुत जल्दी ही प्रशांत के लिए लड़की भी पसंद आ गई। आज शादी का दिन था। घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। अन्वी दौड़ दौड़ कर पूरे घर का काम निपटा रही थी। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि आज उसके बेटे की बारात सजने वाली है। आज उसका बेटा दुल्हा बनने जा रहा है। शाम को बारात निकली। प्रशांत को दूल्हे के रूप में देखकर अन्वी की आंखों में आंसू आ गए। माँ बाप का यह सपना तो उसी दिन से आंखों में बस जाता है जिस दिन से उनका बेटा जन्म लेता है। अन्वी भी अपने लाल को देखकर खुश थी, पर प्रशांत अपनी सारी खुशी अपनी दादी के साथ साझा कर रहा था। अगले दिन सुबह प्रशांत अपनी दुल्हन ले आया। दरवाजे पर अपने बेटे की पत्नी महक को देखकर अन्वी को अपने दिन याद आ गए जिस दिन उसने बहू बनकर इस घर में कदम रखा था। तो सरला जी ने
क्या व्यवहार किया था, ननद नेहा ने उसे और उसके घर वालों को क्या क्या नहीं कहा था। अगर पापा और आरव ना होते तो उसका क्या होता। यही सोच सोचकर अन्वी की आंखों में आंसू आ गए और कसम खा ली कि आज तक जो भी उसने सहा है वह कभी अपनी बहू को नहीं सहने देगी। दीदी क्या सोच रही हो, तुम्हारी बहू आई है, चलो आरती उतारो, अन्वी की देवरानी पूजा ने कहा। तो अन्वी आरती की थाली लेने आगे बढ़ी ही थी कि तभी सरला जी और नेहा ने आरती की थाली उठाई और आगे बढ़ गई। आज तो मम्मी भी दादी सास बन गई है तो आरती मम्मी ही उतारेगी, नेहा ने कहा। तो उसकी छोटी भाभी पूजा ने नेहा को पकड़कर पीछे खींचते हुए कहा कि नहीं दीदी, अब यह सब नहीं चलेगा। यह हक अन्वी दीदी का है और यह काम वही करेगी और आपकी कोशिश करें कि हमारे घर के मामलों से दूर ही रहिए और हमें ही निर्णय लेने दे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। पूजा सोच समझ कर बोलो, नेहा इस घर की बेटी है। सरला जी चिल्ला कर बोले, तो फिर मम्मी जी इन्हें भी यह बात याद रखनी होगी कि नेहा दीदी इस घर की बेटी है, बहू नहीं जो हर बात पर टांग अड़ाने चली आती है। इतना कहकर पूजा ने अपनी जेठानी अन्वी से कहा, अन्वी दीदी सोच क्या रही हो। प्रशांत और मेहक दरवाजे पर अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं, कहते हुए एक हाथ में थाली लेकर और दूसरे हाथ से अन्वी को खींचते हुए बाहर की ओर चल दी। सरला जी और नेहा उन्हें देखते ही रह गए। अन्वी ने बहू की आरती उतारी और उसे अंदर ले आई। थोड़ी देर बाद रस्में पूरी होने के बाद अन्वी ने अपनी देवरानी पूजा से कहा कि पूजा बहू के कपड़े बदलवाकर उसके खाने का इंतजाम करो। जी दीदी कहकर पूजा उसे जैसे ही आंगन की तरफ आई तो देखा कि प्रशांत सरला जी और नेहा के पास बैठा हुआ था। पूजा को देखते ही प्रशांत बोला, चाची जी मम्मी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ बेटा? मुझे उनसे बात करनी है। उन्होंने बुआ और दादी से ऐसी बात क्यों की? तो पूजा बोली, बुआ और दादी से बातें मैंने की थी, तुम्हारे मम्मी ने नहीं। तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो चाची जी, आपको कभी मम्मी की गलती नहीं दिखाई देती? प्रशांत ने झल्ला कर कहा। तो पूजा बोली, गलती की तो बात मत कर बेटा, मुझे भी दीदी शुरू से ही गलत लगी जो इन सब की बातें सुनते आ रही है, कहकर पूजा महक के लिए खाना लेने चली गई। अगले दिन लगभग सारे रिश्तेदार चले गए। सब कुछ सामान्य था। बहू की मुंह दिखाई की रस्म भी हो गई। 2 दिन बाद सुबह सुबह जब पूजा की नींद खुली तो रसोई में खटर पटर की आवाजें आ रही थी। घड़ी में 5 बज रहे थे। उठकर रसोई में गए तो देखा अन्वी काम में लगी हुई थी। पूजा ने कहा, दीदी अब आप रसोई में काम कर रही हैं, अब आपके आराम करने के दिन हैं, छोड़िए यह काम, अब से यह महक की जिम्मेदारी है। तो अन्वी बोले, अरे तो क्या हुआ, एकदम से सारी जिम्मेदारी डालना भी तो ठीक नहीं है। अभी अभी तो शादी हुई, नई नई आई है, फिर अभी से उसे बंधन में क्यों रखना? पर दीदी, पूजा कुछ बोलती उससे पहले अन्वी ने कहा, अरे तुम हो ना मेरे साथ, तुम भी तो इस घर में एक दिन नहीं आई थी और तुमने भी मुझे सबसे ज्यादा समझा। पूजा बोली, ठीक है दीदी, मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ। महक 8 बजे सोकर उठी, तब तक नाश्ता पानी सब हो चुका था। पूजा ने कहा, दीदी बहू को इतना आराम देना भी ठीक नहीं है, इतना आराम तो हमने भी कभी नहीं किया। अन्वी भी मुस्कुरा दी। महक भी सास के प्यार का खूब फायदा उठाती, जब मन होता सोती, जब मन होता जागती। अन्वी पहले की तरह सारा दिन काम में लगी रहती। धीरे धीरे अन्वी की स्थिति एक नौकरानी की तरह हो गई और इस बात का असर यह हुआ कि हर कोई छोटी बड़ी बात पर अन्वी को ही झिड़क देता, पर वह तो बहुत पहले ही पत्थर की हो चुकी थी। आरव को भी बस अपने काम से ही मतलब था। जिसने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था वह भी अब समय के साथ साथ दूर होता जा रहा था। अगले दिन घर में सत्यनारायण जी की पूजा थी तो नेहा भी आई हुई थी। पंडित जी भी आ चुके थे। पूजा में प्रशांत और महक को बैठना था तो अन्वी ने महक को आवाज लगाई, महक बेटा जल्दी बाहर आओ, पूजा का समय हो गया है।
पर महक ने कोई जवाब नहीं दिया। अन्वी ने फिर आवाज लगाई, महक जल्दी करो। तो महक चिल्लाते हुए बोले, क्यों घर सर पर उठा रखा है, एक बार में सुन लिया। पूजा ने सबकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, महक कैसे जवाब दे रही हो, वह तुम्हारी सास है, माँ के समान है। चाची जी आप चुप रहिए, यह मेरे और मेरी सास के बीच की बात है। महक को इस तरह बोलते देख अन्वी की आंखों में आंसू आ गए। पूजा ने रोते हुए पूछा, दीदी क्या आप अब भी चुप रहेंगी? तो महक बीच में ही बोल पड़े, मम्मी जी तो हमेशा चुप ही रहती है, सारी आग तो आप ही लगाती हैं। आरव के मुंह से कुछ न निकला और घर के बाहर जाने लगा। आरव को बिना कुछ बोले जाते देख उसके छोटे भाई करण को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, बस और एक शब्द नहीं, तुम भैया भाभी से चाहे जैसे भी बात करो, पर पूजा के साथ बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सारी जिंदगी मेरी पत्नी ने अवनी भाभी का साथ दिया, किसी ने भी अवनी भाभी को कुछ कहा तो पूजा ढाल बनकर खड़ी थी, पर अब नहीं। चलो पूजा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि भाभी तो सही गलत की परिभाषा ही भूल चुकी है। सारी जिंदगी तुमने इनका साथ दिया और आज बदले में यह मिला है तुम्हें। पूजा रोते हुए अपने कमरे में जाने लगी तो अन्वी ने कहा, रुको पूजा। अभी अन्वी कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी नन नेहा बोल पड़ी, अभी और क्या तमाशा बनाएगी यहाँ पर? पूजा ने कहा, बस नेहा दीदी, अब और नहीं। मैंने सारी जिंदगी आपकी इज्जत की, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। पहले दिन से ही मैंने आपको बड़ी बहन की तरह माना और आपने मेरी भावनाओं का गलत फायदा उठाया। आप सारी जिंदगी मम्मी को मेरे खिलाफ भटकाती रही, मैं सब कुछ सुनती रही, सब कुछ समझती रही, कभी आपको या आपके किसी सदस्य को जवाब नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे भैया से पहले दिन ही वादा किया था कि चाहे कोई कुछ भी कहे मैं चुप रहूंगी, घर में कभी कलह नहीं होने दूंगी। तुम्हारे भैया ने भी मुझसे वादा किया था कि इसके बदले में वह मुझे बहुत प्यार देंगे। प्यार तो दिया, पर माँ बहन को सम्मान देते देते वह मुझे सम्मान देना भूल गए। घर में एक पति ही होता है जो चाहे तो अपनी पत्नी को घर के बाकी सदस्यों से सम्मान दिलवा सकता है, और यदि पति ही अपनी पत्नी की परवाह नहीं करता तो बाकी रिश्ते भी उस पर हावी हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मम्मी जी, मैंने आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन इतने सालों में आपको कभी मेरे ऊपर प्यार नहीं आया। प्यार न सही, थोड़ी सी दया ही दिखा देती। मैंने आरव को हमेशा घर के मामलों से दूर रखा और धीरे धीरे वही मुझसे दूर होते चले गए। प्रशांत को जन्म देकर भी कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ। सोचा था मैं ना सही, मेरा बच्चा तो आपको प्यारा है, आप उसे प्यार करती हैं तो मैं खुश रह लूँगी, लेकिन धीरे धीरे वह भी मुझसे दूर हो गया। मेरी देवरानी पूजा के आने से मुझे एक सहेली मिली, एक रिश्ता मिला जिसने मुझे मान सम्मान दिया, प्यार दिया। उसने मुझे बहुत बदलना चाहा, पर मैं खुद को नहीं बदल पाई। बहू अच्छी नहीं थी तो सोचा सास अच्छी बन जाऊंगी। महक ने जब घर की दहलीज पर कदम रखा तो मैंने सोच लिया था कि जो प्यार मुझे नहीं मिला वह मैं महक को दूंगी। वह इस घर में पूरी आज़ादी के साथ रहेगी और उसे मैंने किसी भी बात के लिए कोई दबाव नहीं दिया। मैंने कभी भी उसे बहू नहीं बेटी समझा है, पर उसने भी मेरे प्यार और मेरी सोच का गलत फायदा उठाया। आज उसने तेज आवाज में बात करके यह साबित कर दिया कि मैं तब भी गलत थी और आज भी गलत हूँ। जब मैं बहू थी तो सास की नज़र में गलत थी, और आज जब मैं सास हूँ तो बहू की नज़र में गलत हो गई। नहीं मम्मी जी, हर बार गलती मेरी नहीं है, अब बस बहुत हुआ। मैं तुम सबके लिए कठपुतली नहीं हूँ जो तुम अपने इशारों पर मुझे नचाते रहोगे। अन्वी की बात सुनकर उसकी ननद नेहा बोले, देखा मम्मी, बरसों बाद जुबान खुली है तो कितना जहर उगल रही है। बस नेहा, बहुत हुआ, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, आरव ने कहा। तो दरवाजे के पीछे से अन्वी की बातें सुन रहा था।
अन्वी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो अपना वादा भूल गया था, पर तुमने अपना वादा बखूबी निभाया। फिर आरव ने अपने बेटे प्रशांत की ओर देखते हुए कहा, प्रशांत, आज पूजा में तुम दोनों नहीं बल्कि मैं और अन्वी बैठेंगे। तभी अन्वी पूजा का हाथ पकड़कर लाई और बोली, आओ पूजा, तुम दोनों भी हमारे साथ पूजा में बैठोगे। तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। चलो बैठो यहीं पर। और करण भी वहीं पूजा में आकर बैठ गया। तभी प्रशांत और महक को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह दोनों भी अन्वी से माफ़ी मांगकर पूजा में आकर बैठ गए। नेहा और उसकी माँ सरला जी अपना सा मुंह लेकर देखती रह गई। दोस्तों, चुप रहना अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि चुप रहकर बड़ी से बड़ी समस्या को खत्म किया जा सकता है। चुप रहकर घर को बिखरने से बचाया जा सकता है। लेकिन जब लोग आपके चुप रहने का ही फायदा उठाने लगे, तो चुप रहना भी मूर्खता है। इसके प्रति आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।